जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी इस सेशन का जो फोर्थ लेक्चर मीट कर रहे हैं। एक लेक्चर हमारा फिज़िकली क्लासरूम में हुआ था, 2 ऑनलाइन हुए हैं और आज लेक्चर नंबर 4 है। अप्रैल की 26 डेट है और 13 रमज़ानुल मुबारक है और आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ अभी आज का टॉपिक और आज की जो कोर्स आउटलाइन से शेयर करता हूँ। ये अभी आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसमें आपकी कोर्स आउटलाइन है। ये देखें, ये जो आपके साथ एक सेकंड मैं इसकी नोटेशंस बंद कर दूँ, डिसेबल कर दूँ। हाँ, ये जो कोर्स आउटलाइन हम फॉलो कर रहेंगे इसका वीकली प्लान बना हुआ है। तो जो फर्स्ट वीक का प्लान था वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि दैट वाज फर्स्ट वीक अबाउट जो हमने किया है बिजनेस साइकिल वगैरह जो पढ़ा है या थोड़ा बहुत मैक्रो इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड पढ़ी है, कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स को पढ़ा है। तो वीक नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है आज। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये अभी हम नहीं कर रहे। हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। तो कुछ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, इनको इन टॉपिक्स को हम तरतीब में नहीं, लाजमी नहीं कि हम कोई ऐसी इनकी तरतीब बाउंड है बहुत ज़्यादा, तो हम अपनी तरतीब में अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं ये वीक नंबर 2 के मॉड्यूल में से मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स है। ये आपका हमारा मेन टॉपिक है। तो अब मैं आपके साथ आज का लेक्चर शेयर करता हूँ। जी, ये है आज का जो टॉपिक है। ये ऊपर लेक्चर 3, ऑनलाइन लेक्चर 3 है, लेकिन ये वैसे कंटिन्यूटी में ये लेक्चर नंबर 4 है। तो मेन टॉपिक है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। अब सबसे पहला जो इसमें आएगा टॉपिक, सब टॉपिक है, ये पूरे पूरे यानी एक बड़े स्केल पे पूरे चैप्टर्स हैं, पूरे टॉपिक्स हैं, बहुत डिटेल में है। तो हो सकता है वो मैक्रो 1 में आए, मैक्रो 2 में या मैक्रो 3 में, कहीं जाके आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन चीज़ों को बहुत तफसील से पढ़ेंगे। फिलहाल क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्ट है, तो स्टार्ट होने की वजह से ये जो है बिल्कुल हम ब्रीफली टच करेंगे सिर्फ। तो ये है कि अभी हम इसको देखते हैं। ये अब अपने माइक्स को म्यूट कर दिया करें जब तक, फिर मैं करूंगा फिर सबके माइक म्यूट हो जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है, देखिए आप, कंजम्पशन फंक्शन। तो इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा पिवट रोल प्ले करती है। तो पहला जो ये जो वेरिएबल है इसके लिए यूज होता है कंजम्पशन को डोनेट कंजम्पशन को जिससे इंडिकेट किया जाता है, दैट इज कैपिटल सी। सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन, लेकिन हमेशा नहीं होता। सी दो वेरिएबल्स के लिए यूज होता है, एक होता है कंजम्पशन के लिए और एक होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि सी वेरिएबल आगे फंक्शन किस वेरिएबल का बन रहा है। यानी ये आप देखें कि कंजम्पशन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई है ये डिटरमिन करवा रहा है कि ये सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन। तो अगर यहाँ पे सी लिखा होता सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्वांटिटी क्यू, तो इसका मतलब फिर कंजम्पशन नहीं था, उसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड करती है आउटपुट पे। तो कॉस्ट का जो पूरा टॉपिक आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, दैट पर्टेन्स टू आउटपुट। तो ये जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन डिपेंड करती है इनकम पे। तो ये किसी भी दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है कंजम्पशन, सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन, वाई स्टैंड फॉर इनकम। और इनकी ये जो सामने लिखी गई है इसे बोलते हैं हम, इसकी फंक्शनल फॉर्म है। ये दो वेरिएबल्स को किसी फंक्शनल रिलेशनशिप में हमने एंगेज कर दिया है, ये उनकी फंक्शनल फॉर्म कहलाती है। किसी भी फंक्शन को हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो इक्वेशन की फॉर्म है कंजम्पशन फंक्शन की वो लिखी गई है, सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई। सी नॉट छोटा सा सबस्क्रिप्ट के अंदर जीरो जो डला हुआ है इसे हम बोलते हैं सी नॉट। ये जो इक्वेशन है ये कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन है, ये इसी कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशनल फॉर्म है। एक फंक्शनल फॉर्म होती है किसी भी फंक्शन की, दूसरी इक्वेशनल फॉर्म है।
तो अब इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम, ताकि हमें इन चीज़ों से शनासाई हो जाए, ताकि जब हम आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ें तो हमें इन वेरिएबल्स का पता हो कि ये वेरिएबल्स क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए सी नॉट को हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन को आप फिक्स्ड कंजम्पशन भी कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे जो सी वाई, जो साथ वेरिएबल या इसका जो स्लोप लिखा हुआ है, साथ स्लोप, वाई वाई वेरिएबल है, वाई के साथ जो कोफिशिएंट है ये स्लोप कैसे बोला जाता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। तो ये जो लिखा गया है ये मतलब कहलाता है सी नॉट जो है ये फिक्स्ड कंजम्पशन है। अगर हम किसी शख्स की इनकम को जीरो कर दें, जीरो एज्यूम कर लें इनकम को, तो ये वाला जो पोर्शन है सी वाई ये जीरो हो जाएगा। इवन देन कंजम्पशन एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब क्या होता है कि किसी की अगर इनकम जीरो भी है, इवन देन उसे कंज्यूम करना पड़ता है। जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं उनके ऊपर हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये है कि बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है, अगर इनकम ज़ीरो भी हो इवन देन उन्हें हमें लेना पड़ता है। जैसे फूड है हमारी, फूड है, हेल्थ है, एजुकेशन है, शेल्टर है, मकान है। तो इन चीज़ों पे जो पैसे हमने खर्च करने हैं उन्हें कहा जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये ज़ीरो इनकम पे भी ये एग्जिस्ट करती है ऑटोनोमस कंजम्पशन। दूसरा पार्ट है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन को स्मॉल सी से इंडिकेट किया जा रहा है, जो कि कोफिशिएंट है वेरिएबल वाई का, जो कहलाता है इनकम। तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन का दूसरा नाम है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो हम पढ़ चुके हैं, एमपीसी। तो एमपीसी क्या होती है? डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। क्या मतलब है कि हमारी इनकम में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में कितना का चेंज आती है, किस तरह कंजम्पशन रिस्पॉन्ड करती है, इसका नाम एमपीसी है। आप इस ऊपर देखें, फंक्शनल फॉर्म में देखें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वाई। तो बेसिक जो चेंज है किसी भी फंक्शन में वो इनिशिएट होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। वाई यानी इनकम में पहली तब्दीली आती है जो है विच लीड्स टू अ चेंज इन कंजम्पशन। तो एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। और मैंने पहले बताया था कि एमपीसी की रेंज होती है 0 से लेके 1 तक। यानी ये डेसिमल फिगर में कोई भी 0.8, 0.9, 0.95 कोई भी फिगर हो सकती है, 1 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। और दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव है। क्या मतलब है कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, ऑल दो उतनी नहीं बढ़ती जितनी कि इनकम बढ़ती है, लेकिन बढ़ती जरूर है। तो इनकम में और कंजम्पशन में हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। तो ये था हमारा एक पहला जो छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा फंक्शन आता है सेविंग फंक्शन। जाहिर है जो हमारी इनकम होती है, नेशनल इनकम जो होती है, ये दो हिस्सों में तकसीम होती है अकॉर्डिंग टू जो केन्स था, प्रोफेसर जे एम केन्स। अकॉर्डिंग टू केन्स, नेशनल इनकम वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। या हम पैसों को खर्च कर लेते हैं, या जो खर्च नहीं होते वो सेविंग बन जाती है। तो द इनकम लेफ्ट ओवर फ्रॉम कंजम्पशन इज कॉल्ड सेविंग। तो सेविंग्स आर अ पार्ट ऑफ इनकम विच आर नॉट स्पेंट, ये लिखा हुआ है सामने। सेविंग को कैपिटल एस से डिनोट किया जा रहा है, और कैपिटल एस जो है सेविंग आर आल्सो अ फंक्शन ऑफ वाई। तो ये उसकी फंक्शनल फॉर्म है, एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। और उसकी जो इक्वेशनल फॉर्म है वो लिखी गई है एस इज इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस एस वाई। अब एस नॉट क्या है? एस नॉट है ऑटोनोमस सेविंग, और स्मॉल एस जो है वाई का जो कोफिशिएंट है ये कहलाता है इंड्यूस्ड सेविंग, या एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब सोचने की बात यह है कि ये जो ऑटोनोमस सेविंग है इसके साथ नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? तो नेगेटिव साइन आने की वजह यह है कि अगर हम किसी शख्स की इनकम को फॉर द टाइम बीइंग जीरो कर दें, हम कहते हैं कि जी एक शख्स को किसी भी वजह से एक महीना सैलरी नहीं मिलती, इनकम जीरो होती है। उस वक्त अगर उसने कोई स्टेट लाइफ से इंश्योरेंस करवाई है, या कोई उसने और बचत स्कीम में पैसे लगाए हुए हैं, कमेटी डाली हुई है, तो उधार लेके उस इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। या अगर आपने कमेटी डाली हुई है, आप हर महीने उसका प्रीमियम अदा करते हैं। कुछ चार दोस्तों ने कमेटी डाली है आपस में, तो चारों दोस्त हर महीने अपने अपने पैसे पूल करते हैं। तो एक महीना अगर आपको सैलरी नहीं मिलती तो आपको बोरो करके, उधार लेके कमेटी की जो किस्त है वो अदा करनी पड़ेगी। तो ये इनकम जीरो होने पे सेविंग्स नेगेटिव हो जाती हैं। तो इस वजह से
ऑटोनमस सेविंग्स के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, ये नेगेटिव एक्सिस में मीट करता है। जो उसका कर्व बनेगा, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगी कि वाई वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है या उसकी जो पावर है वो 1 है, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी सेविंग फंक्शन की, दैट वुड पास थ्रू नेगेटिव वाई एक्सिस। अच्छा, आगे देखते हैं इसको कि जो स्मॉल एस है वो क्या चीज़ है, क्योंकि कैपिटल एस नॉट को तो मैंने बता दिया कि ये ऑटोनमस सेविंग्स हैं, फिक्स सेविंग है, जो हमने हर महीने करनी, जो हमने हमेशा करनी ही करनी है। वो लोग जिन्होंने अपनी इंश्योरेंस करवाई हुई है, किसी सेविंग स्कीम में पैसे रखाए हुए हैं, तो वो उन्हें ये उसकी जो किस्त है वो हमेशा देनी पड़ती है। तो दूसरी चीज़ है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका ताल्लुक इनकम के साथ है। अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो जाहिर बात है कंजम्पशन बढ़ने के साथ हमारी सेविंग भी बढ़ती हैं, तो क्योंकि हम सारे पैसे तो नहीं कंज्यूम कर जाते। तो सेविंग्स का जो रिलेशनशिप है इनकम के साथ, इसके इसके इसमें जो रेट ऑफ चेंज है, इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम। फिर दोबारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में पहले चेंज आएगी, इनकम बदलेगी तो सेविंग्स को चेंज करेगी। तो इसे MPS कहा जाता है। इसकी भी रेंज 0 से 1 है। और एक सामने बहुत बड़ा रूल लिखा हुआ है, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। अगर आपको पेपर में बता दिया जाए कि MPC इज इक्वल टू 0.6, व्हाट वुड बी द MPS, तो आप सिंपली बताएंगे अगर MPC 0.6 है तो वो MPS क्या होगा 0.4, क्योंकि इनका सम इक्वल टू 1 है। तो ये था सेविंग फंक्शन के बारे में। अगला टॉपिक है इनकम फंक्शन। तो केन्स के मुताबिक इनकम जो है जिसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इनकम फंक्शन होती है इन्वेस्टमेंट का। आई स्टैंड फॉर, कैपिटल आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट में और इनकम में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्या मतलब है कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, अगर इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि एडिशन इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, एडिशन इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। के गाड़ी को बतौर उबर चलाना, ठीक है, और दर्जी की सिलाई मशीन का होना, तो ये मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का और इनकम का ये बात है कि पॉजिटिव होता है आपस में ताल्लुक। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 3 पे अब आ गए हैं हम। तो जो मैं बात कर रहा था कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव है, क्यों देखें कि एरो कीज के साथ दिखाया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वेस्टमेंट है, तो इनकम भी बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट कम होती है तो इनकम भी कम होती है। द रेट ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये भी आपने टर्म याद रखनी है, आगे जाके आप पढ़ेंगे इसको, किसी लेवल पे पढ़ेंगे इसको कि मल्टीप्लायर क्या होता है। मल्टीप्लायर एक मल्टीप्लाइंग करेक्टरिस्टिक है इन्वेस्टमेंट की, कि अगर हम ये 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो जो हमारी इनकम है वो मोर देन 100 इंक्रीज करती है, तो 2 टाइम या 3 टाइम्स इंक्रीज करती है। तो हाउ मेनी टाइम्स जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज करती है ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये कहलाता है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, रेट ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये डेरिवेटिव्स हैं सारे, जो अगर आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है, पहले तो नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो ये आपको देख रहे हैं कि मल्टीप्लायर का ये फार्मूला लिखा हुआ है, और साथ थोड़ा सा मैंने डिफाइन किया है कि विद 1 यूनिट चेंज, यूनिट कोई भी हो सकता है, रुपया हो सकता है, डॉलर हो सकता है, यूरो हो सकता है, कुछ भी आप कह लें, तो करेंसी बाउंड नहीं है हम लोग। विद 1 यूनिट चेंज इन इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम चेंजेस मेनी टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अगर सपोज करो मल्टीप्लायर के की वैल्यू है 3, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इफ k इज इक्वल टू 3, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि इफ इन्वेस्टमेंट चेंजेस बाय 1 rupee, then national income would change by 3 rupees. अगर हम इन्वेस्टमेंट में if we increase investment by 100 rupees, then national income would increase by 300 rupees, 3 times increase हो जाएगी। तो k की वैल्यू जो है, एक स्केलर नंबर है, इसका यूनिट कोई नहीं होता, तो k जो है एक स्केलर नंबर है। k इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि एक यूनिट इन्वेस्टमेंट बदलने से उतने गुना कौमी आमदनी जो है वो चेंज होगी। तो ये थोड़ा सा ओरिएंटेशन थी इन्वेस्टमेंट, ये इसके बारे में, इनकम फंक्शन के बारे में।
नेक्स्ट फंक्शन आता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है, इन्वेस्टमेंट को हमने देखा कि हम आई, कैपिटल आई से डिनोट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है ये दो तरह से देखी जाती है, दो तरह से इसको व्यू किया जाता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन को। एक है केन्जियन व्यू और एक इसके बाद दूसरा देखेंगे हम, जब वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें इन्वेस्टमेंट फंक्शन बन जाएगी इनकम का। तो फॉर द टाइम बीइंग इन्वेस्टमेंट जो है ये केन्जियन व्यू में हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आई। क्लासिकल और केन्जियन दोनों ऑलमोस्ट सेम है। क्लासिकल का भी अकीदा या व्यू यही है कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, जो स्मॉल आई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ये क्या होती है? ये क्या है कि जो बैंक एक्स्ट्रा चार्जेस हमसे लेता है हमें पैसे देने के, तो जो हमें बैंक को एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, वो कहलाती है इंटरेस्ट। अगर हम 100 रुपया बैंक से लेते हैं तो बैंक 100 रुपया वापस कबूल नहीं करता, बल्कि 113 या 14 रुपए वापस लेगा। वो जो एक्स्ट्रा 13-14 रुपए हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। तो केन्स के मुताबिक इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट में और इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये आप नोट कर लें कि इनके दरमियान रिलेशनशिप नेगेटिव है। जितना हाई इंटरेस्ट रेट होगा उसका मतलब क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज वेरी हाई, क्योंकि जिस बिजनेसमैन ने भी बिजनेस करना है, जो कोई भी एंटरप्रेन्योर है, उसने लोकल फाइनेंशियल सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से बोरो करना है, और बोरो करके अपने कैपिटल के साथ मिला के फिर इन्वेस्ट करना है। तो जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो इन्वेस्टर वहां से निकल जाएंगे, उस कंट्री से बाहर निकल जाएंगे, और जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टर जो है वो उस कंट्री का रुख करेंगे, अपार्ट फ्रॉम अदर सो मैनी फैक्टर्स, जैसे सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, हेल्थ कंडीशंस हैं, ये जो मुख्तलिफ किस्म की और भी चीज़ें हैं। लेकिन इंटरेस्ट रेट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये देखें यहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट कम है, इंटरेस्ट रेट कम है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। ये जो नेगेटिव रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स का, इसको हमने इस छोटी सी डायग्राम में दिखाया है। वर्टिकल एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट है और एक्स एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट है। इनके दरमियान जो कर्व है ये नेगेटिव है। इंटरेस्ट रेट हाई है, इन्वेस्टमेंट I1 है। इंटरेस्ट रेट कम हो के I2 हो गया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ के I2 हो गई। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। सर अगर इंटरेस्ट रेट 0 कर दें? हाँ हाँ हाँ, इंटरेस्ट रेट जीरो कर दें तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता फाइनेंशियल सेक्टर। लेकिन इस्लाम में तो यही है कि इंटरेस्ट रेट जीरो है, इंटरेस्ट रेट का वजूद ही नहीं है। तो कुछ ममालिक हैं जैसे जापानीज इकोनॉमी है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट जीरो है, तो वो चलती हैं बिल्कुल, और उनकी जो इकोनॉमीज है वो सर्वाइव कर रही हैं। ठीक है ना? तो इंटरेस्ट रेट जीरो हो सकता है, और इस्लाम में तो है ही नहीं, इंटरेस्ट रेट का वजूद ही नहीं है, तो लिहाजा इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटरेस्ट रेट जीरो होकर इकोनॉमी नहीं चल सकती। ठीक है, आगे नेक्स्ट फंक्शन है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ये किसका व्यू है? इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। पिछला जो व्यू था वो क्लासिकल और केन्जियन दोनों का इकट्ठा था। ये है पोस्ट केन्जियन व्यू। पोस्ट का मतलब होता है बाद में आने वाले। केन्स के जो बाद में केन्स के फॉलोअर आए उन्हें हम कहते हैं पोस्ट केन्जियन। जैसे हम कहते हैं ना कि पोस्ट कोरोना सिचुएशन क्या होगी कॉलेजेस की, तो इसका मतलब क्या होता है कि कोरोना की वबा खत्म होने के बाद कॉलेजों की सूरत हाल क्या होगी। पोस्ट का मतलब मैं बता रहा हूँ आफ्टर। तो पोस्ट केन्जियन व्यू कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जैसे J.M. क्लार्क है और हिक्स है, J.R. हिक्स है। इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट था वो J.R. हिक्स ने दिया था। आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़े हुए हैं। तो हिक्सियन व्यू भी यही है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं। तो J.M. क्लार्क के मुताबिक क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो है ये फंक्शन है इनकम का। इन्वेस्टमेंट डिपेंड कर रही है इनकम पे, इंटरेस्ट रेट पे नहीं। तो आई स्टैंड सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। ये आपका लोकल प्रॉब्लम है यार, आप अपने लोकल प्रॉब्लम में देखो। इन्वेस्टमेंट जो है ये आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट है, और वाई जो है ये नेशनल इनकम है। तो जो रेट ऑफ चेंज है, अब गौर से सुननी है आपने ये बात, कि रेट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम। इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आएगी ड्यू टू चेंज इन इनकम, ये कहलाती है एक्सेलरेटर। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर। दोनों इकोनॉमी को
मतलब गेयर अप करते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, इकोनॉमी को बूम पीरियड की तरफ लेके जाते हैं, रिसेशन या डिप्रेशन से निकाल के। एक का नाम है मल्टीप्लायर, एक का नाम है एक्सेलरेटर। दोनों की वर्किंग फर्क है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है ये फंक्शन बन रही है इनकम का, और इनकम के बढ़ने से जो इन्वेस्टमेंट में तब्दीली आती है उसे कहते हैं एक्सेलरेटर। इसे स्मॉल w से इंडिकेट किया जाता है। ये आप किसी एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे एक्सेलरेटर क्या होता है, अभी इब्तदाई 3-4 सेमेस्टर में ये नहीं आएगा। फिर आगे चलते हैं, एक छोटा सा फंक्शन आ रहा है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन, आपने एक टर्म सुनी, प्रोडक्शन क्या होती है? प्रोडक्शन को सुन लें और बाद में समझ लें मेरी रिकॉर्डिंग सुन के कि प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन अ कमोडिटी और अ सर्विस। किसी कमोडिटी में या किसी सर्विस में यूटिलिटी क्रिएट कर देना प्रोडक्शन कहलाता है। तो प्रोडक्शन जो है, आपको पता 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको जब हम कंडेंस करते हैं, इनको देखें, लेबर क्या है? लेबर मजदूर है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो भी लेबर है, वो भी इंसान है। तो लेबर एक ही वेरिएबल बन गया, यानी लेबर को और ऑर्गेनाइजेशन को हमने मर्ज कर दिया तो एक वेरिएबल बन गया लेबर। तो कैपिटल और लैंड को जब मर्ज कर देते हैं तो वो भी एक ही वेरिएबल बन जाता है, तो आउटपुट बन जाती। तो यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल बन गए। हम कह रहे हैं कि आउटपुट, वाई आउटपुट या प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर। तो प्रोडक्शन का दारोमदार या आउटपुट का दारोमदार लेबर पे होता है। लेबर बढ़ती है तो आउटपुट भी बढ़ती है, लेबर के कम होने पे आउटपुट कम होती है। इसे कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में कि लेबर और आउटपुट में इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीज करता है, एक लेवल तक इंक्रीज करता है। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जाता है और मजीद लेबर बढ़ाने से आउटपुट में कमी आना शुरू हो जाती है। लेबर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सिंपली अभी आपने ये याद रखना है कि वाई आउटपुट को शो करता है और L स्टैंड फॉर लेबर। Y यानी आउटपुट या प्रोडक्शन फंक्शन होती है लेबर का। प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर। फिर एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक आ रहा है, ये बेसिकली है लेबर मार्केट। जैसे गुड्स मार्केट है, गुड्स मार्केट में क्या होती है? एक अशिया की डिमांड होती है और अशिया की सप्लाई होती है। गुड्स मार्केट से बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट मार्केट है लेबर मार्केट। गुड्स मार्केट में अशिया का लेन देन होता है, जबकि लेबर मार्केट में सर्विसेज जो हैं वो बेची और खरीदी जाती हैं। इंसानों का कारोबार नहीं होता, इंसान खरीदे और बेचे नहीं जाते, बल्कि इंसानों की जो सर्विसेज हैं, जैसे किसी टीचर की सर्विसेज हैं पढ़ाना, किसी लॉयर की सर्विसेज हैं मुकदमा को परसू करना, सू करना कोर्ट में, और जैसे किसी डॉक्टर की खिदमात हैं, जैसे किसी सर्जन की खिदमात हैं, ये जो सर्विसेज का लेन देन है वो लेबर मार्केट में होता है। तो उसके उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर। तो पहले डिमांड को देखते हैं हम। मैंने पहले बताया कि ये डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट चीज है। डिमांड कौन करता है? हम लोग करते हैं, चीजों की डिमांड हम करते हैं। चीजें सप्लाई कौन करते हैं? एंटरप्रेन्योर या प्रोड्यूसर। हम कंज्यूमर हैं, हम तमाम लोग कंज्यूमर हैं, हम चीजों को डिमांड करते हैं। लेकिन लेबर मार्केट में आप देखना डेफिनेशंस वाइस वर्सा हो जाती हैं कि डिमांड फॉर लेबर, लेबर को डिमांड कौन करता है? लेबर को डिमांड करते हैं प्रोड्यूसर या एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने नौकरियां देनी है, जिनके दफातर में आपने जाके सीवी दे के नौकरियां लेनी है। तो आप क्या बन गए, या मैं या आप क्या बन गए? सप्लायर बन गए। हम सर्विसेज के सप्लायर हैं। जिन लोगों ने हमें हायर करना है वो हमारे बायर हैं, वो हमें डिमांड करते हैं। जब अखबार में ऐड आता है तो डिमांड आती है, जब अखबार में इश्तिहार आता है कि ये एज लिमिट है, ये क्वालिफिकेशन है, लोग अप्लाई करें, तो वो डिमांड का नोटिस आता है। तो डिमांड फॉर लेबर क्या है? डिमांड फॉर लेबर मींस हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ लेबर एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग टू हायर एट अ गिवन वेज रेट। एंटरप्रेन्योर्स एक स्पेसिफिक वेज रेट पे कितने लोगों को नौकरी देने के लिए तैयार हैं। तो डिमांड फॉर लेबर को DL से डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ, और ये फंक्शन होती है W/P, यानी रियल वेजेस। W वेजेस को इंडिकेट करता है, नॉमिनल वेजेस को इंडिकेट करता है, डिवाइड कर देते हैं P पे तो ये बन जाती हैं रियल वेजेस। तो डिमांड फॉर लेबर जो है ये फंक्शन होती है रियल वेजेस का। आगे कैसा फंक्शन होती है वो हम आगे देखते हैं अगले पेज पे। ये मैंने बताया कि DL स्टैंड फॉर डिमांड फॉर लेबर और W/P रियल वेजेस हैं। W सिंपली W नॉमिनल वेजेस हैं। तो अगर रियल वेजेस बढ़ती हैं
अगर आप बहुत ज़्यादा मुआवजे मांगते हैं तो फिर आपकी डिमांड कम की जाएगी। अगर सपोज करो हमारे मुल्क में डॉक्टर की सैलरी है 1 लाख रुपया, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो कम डॉक्टर डिमांड करेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कहेगा कि हम तो इतने 1 लाख रुपया पर डॉक्टर नहीं दे सकते, तो वेजेस हाई होने की वजह से डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी। अगर वेजेस कम है, कम वेज रेट पे लोग, कम वेज रेट लोगों को एक्सेप्टेबल है, तो फिर ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी। तो डिमांड फॉर लेबर में और रियल वेजेस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये सामने देखो मैंने लिखा हुआ है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर लेबर एंड रियल वेजेस। और ये जो एक आप ये भी देख लो, आपको इसे अगर अभी फिलहाल नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, ये जो सामने नोटेशन लिखी हुई है ये कर ली, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव हो रहा है वेरिएबल का, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड फॉर लेबर विद रिस्पेक्ट टू रियल वेजेस। डिमांड फॉर लेबर का जब डेरिवेटिव लेते हैं रियल वेजेस के हिसाब से, रियल वेजेस की रिस्पेक्ट से, तो ये नेगेटिव आता है, क्योंकि रिलेशनशिप वेरिएबल्स का नेगेटिव है। एक ही वेरिएबल ने बढ़ना है तो दूसरे ने कम होना है। नीचे डायग्राम में वर्टिकल एक्सिस के ऊपर रियल वेजेस ली हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर लेबर ली है। आप देख रहे हैं कि पॉइंट ए से बी, डिमांड ऑफ लेबर कर्व के ऊपर जब हम मूव करते हैं पॉइंट ए से बी की जानिब, तो क्या नजर आ रहा है कि रियल वेजेस में कमी आ रही है और लेबर जो है वो बढ़ रही है, लोगों को रोजगार ज्यादा मिल रहा है। L1 से L2 होने का मतलब क्या है कि रोजगार के मौके इकोनॉमी के अंदर मजीद बढ़े हैं रियल वेजेस में कमी आने की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई ऑफ लेबर। तो टाइम की थोड़ी सी कंस्ट्रेंट है, मेरे पास 8 मिनट बाकी रह गए हैं, तो मैंने इसको जल्दी कंप्लीट करना है, फिर आपसे क्वेश्चन भी लेने हैं। सप्लाई ऑफ लेबर, अब देखो मैंने अभी बताया कि कमोडिटी मार्केट से डिफरेंट होती है वर्किंग लेबर मार्केट की। कमोडिटीज को कौन सप्लाई करता है? प्रोड्यूसर। यहां उलट है, सप्लाई ऑफ लेबर कौन करेगा? वो लोग जो नौकरियां लेनी चाह रहे हैं, जो अपनी खिदमात ऑफर करेंगे, जो काम करना चाहेंगे, जो पढ़ लिख के सीवी बना के मारे मारे फिर रहे हैं, नौकरी करना चाह रहे हैं, वो अपनी खिदमात की सप्लाई दे रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स को। तो ये डेफिनेशन क्या हुई इसकी? सप्लाई ऑफ लेबर मींस नंबर ऑफ आवर्स, कि कितने घंटे काम करना है, क्योंकि सप्लाई इसका जो यूनिट है, सप्लाई ऑफ लेबर का जो यूनिट है, ये नंबर ऑफ आवर्स हैं, आप कितने घंटे काम कर रहे हैं। आप अपने आप को नहीं बेच रहे, अपने आप की अपने वजूद को, अपने तशख्खुस को नहीं सेल आउट कर रहे, बल्कि आप पर आवर के हिसाब से अपनी खिदमात को बेच रहे हैं। अगर आप टाइपिस्ट हैं, या आप स्टेनोटाइपिस्ट हैं, या आप फोटोग्राफर हैं, या आप कोई भी आपका प्रोफेशन है, तो आप अपने घंटों के हिसाब से अपना मुआवजा वसूल करते हैं। तो सप्लाई ऑफ लेबर मीन्स द नंबर ऑफ आवर्स लेबर इज विलिंग टू वर्क एट अ गिवन वेज रेट, कि आप कितने एक गिवन वेज रेट पे कितने घंटे काम करने के लिए तैयार हैं, ये आपकी विलिंगनेस है, इस ये कहलाती है सप्लाई ऑफ लेबर। इसे डिनोट किया जाता है एस के साथ सबस्क्रिप्ट में लेबर एल। सप्लाई ऑफ लेबर इज आल्सो फंक्शन ऑफ रियल वेजेस, और रियल वेजेस जब बढ़ती हैं तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ती है। इसकी मिसाल आप ये समझें कि हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चियाँ या लड़कियाँ जॉब करने के लिए जाती हैं, उनको बड़े कम मुआवजे पे प्राइवेट स्कूल रख लेते हैं। कोई 10,000 पे, 8,000, 6,000 पे उनको नौकरी मिल जाती है। उन्हें ये लालच होता है कि चलो घर के करीब है तो जो कर लेते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी अच्छी क्लास की खवातीन होती हैं, वो इतने कम पैसों पे स्कूलों में जाके नौकरी करना अफोर्ड नहीं करती। ऑल्दो उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छे होते हैं, बड़ी सिविलाइज्ड फैमिली से उनका ताल्लुक होता है, लेकिन वो स्कूलों में जॉब करना बॉदर नहीं करती क्योंकि सैलरी बहुत कम होती है। तो यहाँ देखिए, अगर सैलरी, स्कूल सैलरी का पैकेज बेहतर हो जाए, कि गवर्नमेंट ये इस तरह इस किस्म की कोई रूलिंग कर दे कि स्कूल टीचिंग जो है वो उसके लिए सर्टिफिकेट या लाइसेंस होना ज़रूरी है, और स्कूल टीचर की जो सैलरी है वो 50,000 से कम हो ही नहीं सकती, चाहे नर्सरी का टीचर है चाहे मैट्रिक का टीचर है। तो जब रियल वेजेस बढ़ जाएंगी, तो बेशुमार लोग जो पहले विलिंग नहीं थे काम करने के लिए, अपने घरों में थे और काम करना नहीं चाह रहे थे, अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे थे, वो भी अपनी सप्लाई ऑफ लेबर ऑफर कर देंगे। तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाती है रियल वेजेस के बढ़ने से, और सप्लाई ऑफ लेबर में कमी आ जाती है अगर रियल वेजेस में कमी आ जाए। तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव है। सप्लाई ऑफ लेबर का जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू रियल वेजेस, इसका जवाब मोर देन जीरो है। क्या मतलब है? ये मुस्बत ताल्लुक है
रियल वेजेस का सप्लाई ऑफ लेबर के साथ। इसकी आप एक डायग्राम अभी देखेंगे कि बिल्कुल पहले की तरह वर्टिकल एक्सिस के ऊपर रियल वेजेस हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर लेबर है। तो एक कर्व है जो कि पॉजिटिव स्लोप के साथ यानी उसमें एक बड़ी हाइपर इंक्रीज आ रही है। तो ये जो इस किस्म का जो कर्व है, एक तो होता है स्लोप का पॉजिटिव होना, इसका स्लोप पॉजिटिव भी है और इसमें इंक्रीज हो रहा है एट द इंक्रीजिंग रेट। तो ये जो सप्लाई ऑफ लेबर का कर्व है ये शो कर रहा है मुस्बत तल्लक है रियल वेजेस का लेबर के साथ कि जैसे ही मुआवजे बेहतर होते हैं तो रियल वेजेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। आप जीआर आप अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लें, मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब कोई क्वेश्चन है तो वो साथ साथ आप देख लें, पूछ लें मुझसे। ये लेक्चर जो मैंने दिया है ये भी आपको वो मैं वहाँ पे लोड कर दिया करूँगा, तो वहाँ से आप इसको रिवाइंड करके रोक के आहिस्ता आहिस्ता सुन के जो भी आपने उससे करना हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछो। कोई क्वेश्चन नहीं है